प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे टॉपिक आनुवांशिकता की। ठीक है, आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हूबहू स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता मतलब आगे वंशों की गति। आगे वंशों की गति, जैसे माता पिता हैं, उनके बच्चे हुए, उन बच्चों को फिर से उनकी अगर शादी ब्याह के बाद बच्चे होते हैं तो ये हूबहू ऐसे ही लक्षण आगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जैसे आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ में फिर से आम ही फलेगा, कटहल तो नहीं फलेगा, अमरूद नहीं फलेगा। क्यों? ये सब आम के पेड़ में आम ही फल रहा है। ये कहाँ से हो रहा है? ये जो लक्षण आगे अगली पीढ़ी में पहुंच रहे हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में समानताओं और विभिन्नताओं का पहुंचना आनुवांशिकता कहलाता है। अभी हम बात करेंगे आनुवांशिकता को। आनुवांशिकता में जो टर्म दिया गया है, इस इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। दरअसल अनुवांशिकता जो टर्म है, इसकी खोज किसने किया था? अनुवांशिकता टर्म क्या, अनुवांशिकता जो सिद्धांत है, उनके फादर, उसके पिता किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की थी। मेंडल जो थे, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये एक ऑस्ट्रिया के पादरी के घर में जन्म लिए थे। मेंडल ऑस्ट्रिया के एक पादरी के घर में जन्म लिए थे। ठीक है, इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? ये पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया। तो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर के पौधे पे किया था। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया? मटर के पौधे पे किया था। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सैटाइवम। ये VUM, पाइजम सैटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सैटाइवम। पूछा जाता है मटर का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइजम सैटाइवम। ठीक है, जो वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है ना, ये जाति और प्रजाति, ये जीनस और स्पीसीज को मिला के बनाया जाता है, लिखा जाता है। और जब नाम लिखा जाता है तो उसके नीचे अलग अलग अंडरलाइन कर देते हैं। ये हो गया पाइजम, ये हो गया सैटाइवम, ये हो गया जीनस और ये हो गया स्पीसीज। ठीक है, तो मटर के पौधे पे मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मटर के पौधे में कितने जोड़ी लक्षण होते हैं? तो मटर के पौधे में 7 जोड़ी भिन्न गुणों वाले लक्षण होते हैं। पूछा जाता है मटर के पौधे में कितने जोड़ी लक्षण होते हैं? तो 7 जोड़ी भिन्न लक्षण होते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग आनुवांशिकता पर मटर के पौधे पर किया, और जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो प्रयोग करने के बाद उसका जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने एक 500 पेज की एक किताब लिखी। 500 पेज की एक किताब लिखी और इसमें उन्होंने अपने प्रयोगों का पूरा डिटेल लिखा था। ठीक है, लेकिन भाई जब इन्होंने अपना प्रयोग लॉन्च किया था, सबके सामने बताया था, तो उस समय इनकी बातों को कोई नहीं माना। मेंडल की बातों को उस समय कोई नहीं माना, क्योंकि मेंडल एक पादरी के लड़के थे। भाई बहुत उस समय बड़े बड़े वैज्ञानिक, अपने जाने माने वैज्ञानिक लगे हुए थे। तो इन्होंने जब बताया, ये भी अपना प्रयोग बताया, तो इनको कोई उतना तवज्जो नहीं दिया, मतलब इनकी बातों को कोई ज़्यादा नहीं माना, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं था। लेकिन
इनके प्रयोग इन्होंने अपना बहुत टाइम इसमें कीमती समय दिया था। 1883 में मेंडल की मृत्यु हो गई। कब हो गई? 1883 में मेंडल की मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु होने के बाद उन 1893 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक, कौन कौन वैज्ञानिक? एक वैज्ञानिक थे शेरमैक, एक वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस और एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डिवरीज। ये तीनों वैज्ञानिक मिलके आनुवंशिकता पर ही प्रयोग कर रहे थे, खोज कर रहे थे। तो इन्होंने जब अपना प्रयोग किया तो इन्होंने जब 1893 में प्रयोग के दौरान इन्होंने देखा कि मेंडल ने जो नियम बहुत पहले बताया था, सेम वैसा ही नियम तो हम लोग भी बता रहे हैं। ये लोग बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि जब ये लोग अपना प्रयोग किए, देख रहे थे, तो जो इन्होंने लक्षण बताया, ये लक्षण, ये गुण, ये नियम, ऐसे ऐसे गुण, मतलब जो नियम की बात कर रहे हैं हम आज कर रहे हैं, ये तो 1865-68 के दौरान ही एक जो मेंडल थे उन्होंने बताया था। तो सब लोग इनकी बुक, जो मेंडल द्वारा लिखी हुई किताब थी, उसको फिर से निकाला गया। अब उसमें उन्होंने अध्ययन किया तो अब उन्होंने देखा कि ये जो नियम इन्होंने बताया है वो क्या था, ये तो नियम पहले से ही बहुत सही है। इनकी बातों को उस समय अनसुना कर दिया गया था। फिर से इस पर रिसर्च किया गया तो देखा गया कि उनके नियम जो थे सब लगभग नियम सिद्धांत क्या है, सही पाए जा रहे थे। ठीक है। अब उसके बाद अब देखिए सन 1900 में मेंडल को इनकी खोज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब? मरणोपरांत। भाई जब तक वो जिंदा थे तब तक तो उनकी बातों को कोई नहीं माना, लेकिन जब मेंडल मर गए तो मेंडल के मरने के बाद 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है और सन 1900 में 17 साल बाद इनको क्या दिया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार। मरने के बाद भाई नोबेल पुरस्कार लेके क्या करेंगे? इनके परिवार वालों को दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, भले ही गुजरने के बाद मिला, लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको? मेंडल को दिया गया था। भाई बहुत बड़ी खोज थी उस समय। ठीक है। तो मेंडल द्वारा दिए गए नियम और सिद्धांत कौन कौन थे? पहले हम आज आनुवंशिकता की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है। आनुवंशिकता की परिभाषा क्या है? आनुवंशिकता परिभाषा है समानताओं तथा विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण समानताओं तथा विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। समानताओं तथा विभिन्नताओं का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है। तो ये तो हुआ आनुवंशिकता की परिभाषा। आनुवंशिकता को देखा जाए तो आनुवंशिकता मतलब होता है आगे वंशों की गति। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है? आगे वंशों की गति। मतलब आगे वंश कैसे बढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ रहा है, उनके लक्षण अगली पीढ़ी में लगातार सेम टू सेम हूबहू कुछ विभिन्नताओं के साथ पहुंच रहे हैं।
तो यह क्या कहला रहा था? अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है। अब मेंडल ने अपना जो नियम दिया था, वह नियम क्या क्या दिया था? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। दरअसल नियम 2 ही हैं, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे हम 3 बात करते हैं। दरअसल पहला जो प्रभाविता का नियम है, प्रभाविता एक कारक है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको भी नियम के अंतर्गत लिया जाता है। तो मेंडल के कितने नियम थे? मेंडल ने 3 नियम दिए। ठीक है। तीनों नियम क्या क्या है? पहला नियम है प्रभाविता का नियम। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। तो ये 3 नियम है जो मेंडल द्वारा दिया गया था। कौन कौन? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन तीनों नियमों को पढ़ने से पहले हमको कुछ कारक जान लेना चाहिए, कुछ टर्म जान लेना चाहिए। और टर्म के बारे में जानते रहेंगे तब हम अच्छे से इन तीनों नियमों को समझ पाएंगे। वो टर्म क्या क्या हैं? जैसे बात उसमें आएगी एलील या एलीलोमार्फ। दूसरा आएगा जीनोटाइप एवं फिनोटाइप, ये टर्म आएगा। तीसरा टर्म आएगा उसमें क्रॉस कराना। चौथा टर्म इसमें आएगा संकरण, या इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो ये सब टर्म इसमें आते जाएंगे। और एलील, एलीलोमार्फ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, क्रॉस, संकरण। ठीक है। और भी टर्म जैसे आपको आएगा टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस। क्रॉस के प्रकार भी उसमें बातचीत होगा। तो ये सब टर्म आप जानते रहेंगे तब तीनों नियम हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम अगले क्लास में, अभी इस क्लास में इतना ही बात करते हैं। अगले क्लास में इन सभी टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना आप लोग ध्यान से पढ़िए। हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, जल्दी जल्दी में सर आगे बढ़ गए हैं, तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके बैक करके उसको देख लीजिएगा। 1 बार 2 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आए तो अगले बच्चों को भी बोल दीजिएगा कि ये वीडियो अपना देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है। ओके।